स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स टीयू के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं नोट्स के लिए या फिर बुक्स के लिए, तो आप सभी के लिए ये बुक बिल्कुल बेस्ट है जो कि मेरे द्वारा खुद ही तैयार की गई है। इस बुक का एक एक चीज़ मैंने खुद तैयार किया है और यहाँ पर ये जो आप सभी नए स्टूडेंट्स हो, सीबीसीएस सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट्स जो कि 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी यूजीसीएफ के तहत पढ़ रहे हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए। और यहाँ पर ये बुक्स आप सभी के लिए है। आप इस बुक्स को अपने घर बैठे अरेंज करवा सकते हो, मंगा सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप गोल्डन बुक की वेबसाइट से खरीदते हो तो इसका एक आपको बेनिफिट और मिलने वाला है। यहाँ से जो ये बुक का अपने कीमत है जो 130 रुपये जो है, ये आपको ऑल इंडिया फ्री कितने में मिलेगी? 99 में मिलेगी। ओनली इतने में ही आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की भी जो हमारी बुक्स हैगी, जैसे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बुक्स हैगी, बीए प्रोग्राम्स की बुक हैगी, या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उस पर भी काम चल रहा है। और बीए ऑनर्स की भी जो बुक है वो बिल्कुल आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को बल्क में इसको खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, चाहे वेस्ट कैंपस, आप कहीं पर भी रहते हो तो उसके आसपास ये आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है पढ़ने के बाद में, या फिर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और भी डाउट पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे या फिर यहाँ पर आकर आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे कमेंट करोगे यूट्यूब पे आकर तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर लगभग 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आप ऑफलाइन अपने किसी भी कॉलेज के बाहर जो स्टेशनरीज है वहाँ पर से आप इसको खरीद सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदेंगे तो इस पर आपको मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है और आप घर बैठकर ही अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप की। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति और स्वरूप है, इसको हमने विचारकों के विचारों के आधार पर विचारों के आधार पर हमने इसको क्या किया है, 2 वर्गों में विभाजित किया है। आप सिंपली यहाँ पर देखोगे विचारकों को 2 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला वर्ग है शास्त्रीय, जिसे हम परंपरागत राजनीतिक चिंतन भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे आप सभी क्या आ जाते हैं, आधुनिक राजनीतिक चिंतन। सबसे पहले जो परंपरावादी जो राजनीतिक चिंतन है, इनके अगर हम नाम बताएं कौन कौन से हैं, तो उसमें अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, कांट, हीगल, है ना, मैक्लू, मिल, कार्ल मार्क्स, ऐसे कुछ विद्वान जो आपको याद रखने। इसमें से आप कौन कौन से नाम याद रखेंगे? 2, 3, 4 और ये लास्ट में आप इसको याद रखेंगे, हीगल भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी, इसके अलावा कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो 20वीं शताब्दी में रहे, लेकिन वो कहाँ पर कहलाते हैं? परंपरावादी विचारक ही कहलाते हैं। कई लोग इसको ऐसे रिलेट करते हैं कि जो ये पुराने विचारक हो गए और ये नए विचारक हो गए, और वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 20वीं शताब्दी है वो सोचते हैं तो नए विचारक है क्योंकि ये तो प्राचीन काल के विचारक थे। तो जैसे लॉर्ड ब्राइस है, लास्की है, मैक्यावर है, ये भी किस श्रेणी में गिने जाते हैं? ये भी परंपरावादी श्रेणी में ही गिने जाते हैं। इसके अलावा परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहली बात तो उस समय जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे, चाहे अगर हम बात करें प्लेटो की, अरस्तु की, हॉब्स की, मिल की, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री था, तो उन्होंने अपने समय की जो भी प्रॉब्लम्स थी, अपने समय की जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने एक एज अ विषय बनाया और उस पर उन्होंने क्या किए, विस्तृत लेख लिखे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे परंपरावादी जितने भी लेखक रहे, उन्होंने अपने समय की समस्याओं को टॉपिक बनाया। जैसे मैं आप सभी के सामने प्लेटो का एग्जाम्पल लूंगा। प्लेटो जो है, आप इन्हें देख सकते हो कि इन्होंने अपने समय में जो इनका राज्य था, इनके राज्य में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, और राजनीतिक स्थिरता ना होने की वजह से वहां पर आना बाना या तनाव की स्थिति बनी रहती थी।
यूनान नगर के जितने भी लोग थे वो राजनीतिक स्वार्थ और कलह का शिकार हो रहे थे। प्लेटो ने अपनी जो बुक लिखी उस बुक में ये वर्णन किया कि किस प्रकार हम इस राजनीतिक स्वार्थ और कलह से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया, जिसके अंदर प्लेटो ने एक ऐसे दार्शनिक राजा का वर्णन किया जिसे हम बोलते हैं फिलोसफर किंग, जिसमें इन्होंने कहा कि जो राजा तो होगा, और ये राजा क्या होगा कि ये शासक का सबसे महत्वपूर्ण रूप होगा, ये अन्य शासक से अलग होगा। पहली बात तो इसकी शिक्षा पे जोर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर देशों में राजा कैसा होता है कि अच्छा योद्धा होता है, उसमें केवल योद्धा के गुण नहीं होंगे, उसकी शिक्षा के गुण होंगे। इसके अलावा राजा जो होगा उसका निजी कोई परिवार नहीं होगा, निजी कोई भी परिवार नहीं होगा, निजी कोई परिवार नहीं होगा, निजी संपत्ति रखने का उसे अधिकार नहीं होगा। इसका फायदा ये रहेगा कि वो समस्त जनता जो है, समूची जो प्रजा है, उसी को अपना क्या मानेगा, परिवार मानेगा, और जो भी निर्णय लेगा वो समस्त सभी के लिए फायदेमंद होंगे। इसी तरीके से इटली के एक विद्वान है जिनका नाम है मैकियावेली। इन्होंने भी उस समय की जो इटली की दशा थी उस समय परेशान होकर उन्होंने भी क्या किया, एक बुक लिखी, और उस बुक के अंदर भी इन्होंने बताया कि किस प्रकार इटली में राजनीतिक कलह चल रही है और किस प्रकार से जो शासक वर्ग के जो लोग हैं वो किस प्रकार से समाज के अंदर लोगों को सिर्फ टैक्स वसूलते हैं, उनके लिए कुछ भी भलाई का कार्य नहीं करते, और किस प्रकार उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसका वर्णन भी मैकियावेली ने अपनी बुक्स में लिखा। ऐसे ही इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो उसके बाद में दूसरा चरण चला, तो उसके बाद भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशांति और गड़बड़ी थी। तो हॉब्स जो थे वो आप सभी को पता है इंग्लैंड के ही विचारक थे। इन्होंने निरंकुश जो है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक इन्हें बना देते हैं, और ये कहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र क्या होना चाहिए जिससे समाज के अंदर राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा कि जितने भी परंपरावादी सिद्धांत शास्त्री हैं, इन सभी ने क्या किया, अपने समय की जो भी समस्याएं थी, इन सभी समस्याओं को एज अ विषय चुना और उस पर विस्तृत लेख लिखे। सेकंड पॉइंट इसका ये बन जाता है कि परंपरावादी जितने भी चिंतन रहे, उन्होंने मुख्य रूप से उनके ऊपर राजनीतिक दर्शन और दूसरा मजहब का बोलबाला रहा। राजनीतिक दर्शन और मजहब का बोलबाला रहना ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे, जैसे प्लेटो, अरस्तु, तो इन्होंने क्या किया, जैसे प्लेटो अरस्तु की बात करें तो ये बेसिकली कभी भी ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय के जो भी सिद्धांत शास्त्री थे उन्होंने अपने संबंध या अपने सिद्धांत है उसके लिए कोई ना कोई धार्मिक या फिर धार्मिक कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई धर्म को ज्यादा ही बड़ा माना, ताकि धर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्याय स्थापित करने में। धर्म के हिसाब से, अगर किसी भी धर्म के हिसाब से चलें तो उससे समाज में कभी किसी का दमन नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार प्लेटो और अरस्तु के जितने भी सिद्धांत हैं वो हम देखेंगे ईसाई धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कॉपरनिकस की जो क्रांति थी, कॉपरनिकस की क्रांति में भी हमने देखा कि जब तक वो जीवित रहे तो उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्वतंत्र रूप से नहीं किया, उनके बाद में उनके जो शिष्य रहे उन्होंने किया था। तो परंपरावादी जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे उन सभी पर एक चीज तो बिल्कुल तय थी कि राजधर्म उन पर बोलबाला रहता था। ईसाई धर्म जो है वो मुख्य रूप से आगे चलकर वाद विवाद का आधार बन गया, जिसमें आप सभी को पता है मॉन्क और जो चर्च है उनके बीच में विवाद खड़े हो गए, क्योंकि चर्च भी ईसाई धर्म का प्रचार करता था और मॉन्क भी करते थे, भिक्षु भी करते थे, लेकिन भिक्षु इसमें कहीं हम देखते हैं कि आगे वो निकल जाते। इसके बाद में यूरोप में कई विद्वान ऐसे भी रहे जिन्होंने धर्म के ऊपर बात करी, परंतु उनके विद्वानों को या ऐसे विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो धर्म का पर्याय रहता था, जो धर्म का सपोर्टर होता था, जैसे थॉमस इक्विनास है, ये विद्वान इन्होंने बताया किस प्रकार से धर्म के जरिए भी राजनीति या शासन चलाया जा सकता है। इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए बात है कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दार्शनिक राजा का चित्रण किया। रूसो ने भी अपने समय में सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किया। हीगल ने कहा पूर्ण विकसित राज्यतंत्र जब होगा तभी उस राज्य का विकास होगा, यानी राजा एकमात्र ऐसा होना चाहिए जो समस्त प्रजा को अपना ही समझे। कुल मिलाकर अरस्तु ने भी क्या किया था, अपने युग में 158 देशों के संविधानों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स ने भी अपने समय की सोसाइटी का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, जिसके बाद में इन्होंने अपना जो मार्क्सवादी सिद्धांत है
मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक धारणा। आधुनिक यानी मॉडर्न धारणा क्या है? तो मॉडर्न में जो पुरानी बातें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड हो जाएंगी। जैसे आज के समय में जो सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत लिखते हैं वो क्या करते हैं? आज के समय की समस्या को उठाते हैं। आज के समय की समस्याएं क्या क्या है? जैसे आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो इस प्रकार की जो समस्याएं, इन पे लेख लिखे जाते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा है, शांति है, विकास है, इन सब पे विस्तृत लेख लिखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के समय में जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का व्यापक प्रयोग किया जाता है, व्यापक रूप से प्रयोग। पहले के जितने भी सिद्धांत हम देखेंगे उनमें आंकड़ों का इतना ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन आज के समय में जितने भी सिद्धांत लिखे जाते हैं उनमें आंकड़ों का महत्व रहता है। दूसरी बात, एक बात तो आंकड़ों का महत्व हो गया, इसके अंदर दूसरी चीज इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें देखो आंकड़ों का और तथ्यों का महत्व हो गया। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें आज के समय में जो भी सिद्धांत शास्त्री है वो अध्ययन जो भी करते हैं, अध्ययन का व्यापक होना। यानी आप सभी को पता है कि कोई भी सिद्धांत कब माना जाएगा? जब आपने किसी का सिद्धांत चोरी ना किया हो, आपसे पहले वही बात किसी और विद्वान ने कही और आपने भी वही बात कह दी, तो ये कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी आपका सिद्धांत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम कुल मिला के क्या बात देखते हैं कि एक सिद्धांत में नयापन होना चाहिए। नयापन होने के लिए आज के जितने सिद्धांत शास्त्री हैं, जिस भी विषय पे लेख लिखना चाहते हैं, उससे पहले लिखी हुई सारे उन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी बातें हैं वो सारी की सारी अच्छे तरीके से पहले पढ़ते हैं और इसके बाद ही अपना सिद्धांत देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति हो गई है या व्यापक होना, ये भी आप कह सकते हो। इसके अलावा आज आधुनिक सिद्धांत शास्त्री क्या है कि भाई उसको कुछ समस्याएं भी हो रही है, जैसे आंकड़े संबंधित दोष है, जैसे अलग अलग प्रकार की वो बुक्स पढ़ता है तो उसमें आंकड़ों संबंधित दोष मिलता है, सही चीजें उसको समझ में नहीं आती। बाकी अपने समय की समस्या आज भी उठाई जा रही है और आज के समय में राज्य और धर्म इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, लेकिन परंपरावादी जो सिद्धांत शास्त्री थे वो चाहकर भी इसे एक दूसरे से अलग नहीं रख पाए थे। आपको ध्यान रखना है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई राजनीति जो है एक विस्तृत अध्ययन हो गया है। ये केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, ये आज की गतिविधियां जो है उस पे भी सीमित है। ये आज के जो पूरे के पूरे शासन, देश की तरक्की, विकास, इन सब पे भी प्रभाव छोड़ता है। तो यही थी आप सभी के लिए वीडियो। इसके अलावा 1990 के दशक में राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत ही ज़्यादा विकास करने में कई सारे, जैसे इसमें जॉन इनन हो गया, स्टीवन लुकेज हो गया या डेविड हेल्ड हो गए, ऐसे विचारक बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं जिन्होंने अपनी नई नई कृतियाँ लिखी हैं और इन नई नई कृतियों के साथ साथ अपने सिद्धांतों का वर्णन भी किया है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी इस वीडियो को जो PDF है इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा अगर आप इसको पूरे हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में पाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या ऑफलाइन आप किसी भी स्टेशनरी पे, जो भी आपके घर के आसपास फेमस बुक शॉप है जहाँ पर कॉलेजेस की बुक इजीली मिल जाती है, ये ऑल में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गोल्डन बुक की जो वेबसाइट है इस पे से आप इसको परचेज कर सकते हो, ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी है। अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो ऑफलाइन आपको 130 से 10% लेस मिलेगा ओनली, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो ये आपको ओनली 99 पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होम डिलीवरी होगी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।